दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और बड़ी बात यह है कि कैसे इस वक्त बीजेपी में महारथियों के किले धीरे धीरे करके ढहते जा रहे हैं। और ये तस्वीर आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे होता है। जब तक तस्वीर आपके पास आती है तब तक बहुत कुछ घट चुका होता है। तस्वीर ये है कि अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, वो महाराष्ट्र गए। किस मीटिंग के लिए गए, क्यों गए, और वहां पर चुनाव है, ये बात तो सबको पता है। आप भी ऐसा कहेंगे और बीजेपी वाले भी। लेकिन जिस मकसद के लिए वो गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। ये खबर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी की ट्वीट करने के बाद में हमने इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि घटना बड़ी है। उन्हीं के साथ हमने कल चर्चा की थी संजय जोशी को लेकर कि किस तरह से संजय जोशी का नाम आ रहा है और ये नाम आगे एक तस्वीर में प्रैक्टिकली बदल सकता है। बीजेपी में या संगठन में एक मजबूत तस्वीर में आकर निकल सकता है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया इस नाम के आने के बाद कि अमित शाह भागे भागे उधर पहुंचे? उनके साथ कौन गया और क्या हुआ? फजीहत करा करके वापस लौटे कि क्या हुआ? आइए बात करते हैं केपी मलिक जी से और समझते हैं इस पूरी तस्वीर को कि आखिरकार ये हुआ क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से उन चर्चा में जी जो कि धन्यवाद। इस वक्त देश के कोने में इस तरह से घट रही हैं, जिसकी भनक लोगों को नहीं है। लेकिन हाँ, कहते हैं कि पत्रकार भांप लेता है सारी चीजें। तो आपने भांप लिया है, आपने ट्वीट दोबारा कर दी है। ये अमित शाह वाला मामला क्या है पूरा, थोड़ा ये बताइए प्लीज। देखिए विनीता जी, पहले आपको समझना होगा कि जिस प्रकार हमारी चर्चा कल या परसों भी हुई थी कि संजय जोशी का नाम आगे चला, सुगबुगाहट हुई, फिर बाद में दूसरे नाम आए, उसमें और मामला कुछ आगे बढ़ गया है, उसी को मैं जोड़ के बताता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, आपको भी पता है कि कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल बहुत तेजी से तैयारियां कर रहे हैं, कोई पल गंवाना नहीं चाहते प्रचार के लिए, उसके लिए। ऐसे में अमित शाह का नागपुर जाना, ये कहना कि वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रिव्यू मीटिंग लेने गए हैं, तो ये मीटिंग तो एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, वहां तो अभी तक चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए। और आप अगर विदर्भ में और नागपुर में मीटिंग कर रहे हैं, तो जो आपके स्थानीय सांसद हैं, जिनका नाम नितिन गडकरी है, जो नागपुर के हैं, वो मीटिंग से नदारद है। तो इसके क्या कारण माने जाए? उस मीटिंग में आप भूपेंद्र यादव को लेके जाते हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस होते हैं, और इसके अलावा जो वहां के लोकल बॉडी के लोग हैं महाराष्ट्र के, वो होते नहीं है। तो ये क्या जताता है? अब इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। जो अब दो ग्रुप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के बने हुए हैं, जिनमें वॉर चल रही है। जो शाह ग्रुप के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जी इलेक्शन आना है, रिव्यू मीटिंग की है, 60 से 65 सीटें उस क्षेत्र में आती हैं, हम लोगों ने किसको खड़ा करना है, किसको टिकट देना है, किसका काटना है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो डिस्कस तो आप अंतिम दिनों में टिकट देते हैं। हरियाणा में देखा आपने, नॉमिनेशन के लास्ट दिन जो है लिस्ट फाइनल करी है। तो ऐसी कौन सी जल्दी वहां पे आपको महाराष्ट्र में है? जो दूसरा खेमा है, उसका कहना यह है कि जिस प्रकार से संजय जोशी की चर्चा चली और संजय जोशी से ये लोग जो है असहज हो गए और परेशानी में आ गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि शिवराज चौहान के नाम पे जो है एक बार इनायत की जाए, उनके नाम पे विचार किया जाए। तो आरएसएस ने इनकी उस बात को ठुकराते हुए वसुंधरा राजे का नाम आगे कर दिया। तो ये तो और ज्यादा असहज हो गए और ज्यादा इनको परेशानी हो गई। तो उसके बाद फिर इनको दिक्कत हुई। तो अमित शाह का नागपुर जाना इस कड़ी से भी जोड़ा जा रहा है। और उसके आगे की चर्चा फिर एक और नई आ गई है कि वहां पे आरएसएस की तरफ से जब मना कर दिया गया शिवराज के नाम पे, उसके बाद इन्होंने नया नाम पेश कर दिया कि तो फिर राजनाथ जी के नाम पे कर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, राजनाथ नहीं, अगर आपको फिर तीसरे का करना है, आपको वसुंधरा भी पसंद नहीं है, संजय जोशी भी पसंद नहीं है, तो फिर हम गडकरी जी को कर देते हैं। तो बात वहीं की वहीं फिर आगे गडकरी जी भी इनके लिए, इनके तो कितने प्यारे संबंध है। गडकरी जी भी इनके 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 कई कार्यक्रमों से गडकरी जी भी अब दूर वही कारण दूरी है, बनाए हुए हैं।
वही एक कारण है। और आप गडकरी जी का अगर कुछ दिन पहले का दिया हुआ एक महाराष्ट्र का भाषण सुने, जो मराठी में है, जी, उसको आपको तर्जुमा करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा, और जी, उस मीटिंग में अठावले भी थे, रामदास अठावले को, और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए, सरकार जी। किसी की हो, प्रधानमंत्री कोई हो, रामविलास पासवान के बाद अगर आज की डेट में कोई मौसम विज्ञानी है, राजनीतिक मौसम विज्ञानी, तो अठावले जी हैं। वो किसी की अठावले भी हैं। सरकार के हो, अठावले मंत्री जी रहेंगे। तो उन्होंने उन पर तंज भी कसा था। तो वो कहीं न कहीं ये और कहना बता चाह भी रहे थे दिया कि कि भारतीय डोंट ज वरी। हाँ, डोंट वरी कि आप तो रहेंगे ही। तो उनका सीधा-सीधा मतलब था कि गडकरी बहुत कॉन्फिडेंट है, और गडकरी या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसको लेके वो बहुत कॉन्फिडेंस में हैं गडकरी जी। तो ये चीज़ जताती है कि इस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, और उसी से चिंतित होके अमित शाह जी महाराष्ट्र पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो ट्वीट मैंने किया था, उसका बहुत भयंकर रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में वो वायरल हो गया है, और लोगों में एक ऐसी चीज दिखने लगी है कि वसुंधरा जी वापस मेन स्ट्रीम में आ रही है। तो खाली वसुंधरा जी नहीं आ रहे, तमाम लोग जो कहीं किनारे लगे हुए थे, बर्फ में लगा दिए गए थे, वो बर्फ सब पिघल चुकी है उनकी, और सब मोर्चे पे आने को तैयार है। ये सुगबुगाहट पार्टी में और आरएसएस में शुरू हो गई है। अब इसमें कई सवाल भी उठते हैं, अगर आप देखें विनीता जी, अगर हम ये कहें कि अगर मान लें इनके तर्कों के, विदर्भ में आप पार्टी का रिव्यू करने गए थे, रिव्यू कर रहे थे, तो अमित शाह जी के पास तो कोई पार्टी का दायित्व है नहीं, उनके पास तो कोई पार्टी की जिम्मेदारी है नहीं। हाँ, हाँ, किस अगर वो पोजीशन से बीएसएफ गए? की मीटिंग कर रहे होते, अगर आप वो सीएसएफ की मीटिंग कर रहे होते, वो किसी फोर्स पे देखना होता, भाई नागपुर में जो है वहां पे देख रहे हैं कि एयरफोर्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं है, एयरफोर्स का और सीएसएफ का तालमेल ठीक है कि नहीं है, इसकी मीटिंग कर रहे हो तो समझ में आता। तो ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि एकाएक रिव्यू मीटिंग कैसे हो। दूसरी बात ये है कि नड्डा क्यों नहीं गए, नड्डा भी आपकी मीटिंग में नहीं गए, आपकी हैसियत से चले गए। दूसरी बात, और ये मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि नड्डा जी परसों शनिवार के दिन पटना जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार जी ने भी मामला छेड़ा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार जो मीटिंग ले रहे हैं, उसमें भाजपा के जी, मंत्री संतरी और जो डिप्टी सीएम है वो नहीं आ रहे हैं, और जो डिप्टी सीएम और भाजपा के मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जेडीयू के लोग नहीं आ रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। तो ये जताता है कि वहां भी मामला बहुत गंभीर है, उसको ठीक करने के लिए नड्डा जी को बिहार भेजा जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में एकाएक नागपुर जाना जताता है कि अमित शाह और मोदी खेमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, और उसी आग को ठंडा करने के लिए अमित शाह के दौरे को, जो इनका दौरा पिछले दिनों नागपुर हुआ है, उसको देखा जा रहा है शुरू। जी। तो अमित शाह को यानी कि ये कोई पहली बार तो नहीं है कि अमित शाह के साथ ऐसा हुआ। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो नागपुर गए। बार-बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह नागपुर से खाली हाथ लौट रहे हैं। यानी कि बात जो है वो अच्छी गहराई तक फँसी हुई है। इनके सिर्फ जाने से बार-बार मतलब जाना अपने आप में एक बड़ा जेस्चर है ना सर। जाने का मतलब ये हो जाता है कि भई सामने वाला झुकने को तैयार है, लेकिन वो झुकने के बाद भी किसी के अगर संग जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, तो ये तो संदेश एक बहुत क्लैरिटी के साथ सामने निकल के आ रहा है कि अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता यहाँ पर। देखिए, इसमें दो चीजें हैं विनीता जी, अगर आप देखें, आप हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा 2024 के चुनाव से पहले। तो आपको याद होगा कि नड्डा जी से एक भाषण, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नड्डा जी ने खुद इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिया था, लेकिन माना यह जाता है कि नड्डा जी से एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिलाया गया था, और उसमें मुख्यतः ये बताया गया था कि हमें अब संघ की, आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब हमें संघ की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। इसको लोग और संघ इस प्रकार से देख रहे हैं कि किसी बाप का बच्चा बड़ा हो गया है, और वो बाप को नकार रहा है, और वो कह रहा है नहीं नहीं, अब मुझे पिताजी की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद मुख्तियार हो गया हूं, और मैं खुद अपने आप जो है इस हैसियत में हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है, तो उसको जरूरत महसूस होती है अपने उस पेरेंट्स की, अपने उस पिताजी की, अपने उस माताजी की, अपने उस गार्जियन की, जिसको उसने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। उस परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खड़ा हुआ है, और संघ
भी थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता है और एहसास कराना चाहता है कि हमारे बिना अब कुछ नहीं, बाप बाप होता है, संघ ये जताना चाहता है। अब उसी के मद्देनजर ये सारी, चाहे मोदी जी का नागपुर जाना हो चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, या अमित शाह का नागपुर जाना हो चुनाव के दौरान, ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी एहसास हो गया था कि संघ हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इससे हमें दिक्कतें आने वाली है, और संघ ने कोऑपरेट नहीं किया और वो दिक्कतें आई और अब रिजल्ट आपके सामने है। आज भी जो इन लोगों के मान्यता है और आज भी जो जिस तरह से कहना चाहते हैं, इनका कहना ये है कि अमित शाह जी वहां संघ से मिलने या संघ के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गए थे। अमित शाह जी ये कहने गए थे कि देखिए मैं महाराष्ट्र में आ गया हूं और हम महाराष्ट्र में बिना तुम्हारे फिर कुछ करके दिखाएंगे। इनके लोग आज भी वो चीज बताने को तैयार हैं। बात कुछ और है और जताना कुछ और चाहते हैं कि हमें जो है संघ की आज भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस संघ की हैसियत मीटिंग सबको के समझ में लिए, आ चुकी है। हाँ, और वहां जाकर जो मीटिंग इन्होंने बुलाई भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस को लेकर, मतलब ये तो उनके अपने पत्ते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, जिनको उन्होंने जिनके साथ इन्होंने खेल ये वहां पर सेट किया जाके। लेकिन इससे तो महाराष्ट्र में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भूपेंद्र यादव उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह से कई जगह पर जिम्मेदारियां देख चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि, और नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर की तरफ भी, वहां मेघालय में, तो बड़ा सवाल ये कि उसके बावजूद भी कोई बहुत करिश्माई काम करने वाली बात नहीं है। तो सिर्फ एक एक चीज को, ऑर्डर को पूरा करते हैं जो अमित शाह देते हैं, वो तो सिर्फ उसको अमल करने के लिए है। तो महाराष्ट्र में पहले ही संघ वहां पर है, नितिन गडकरी वहां पर हैं। नितिन गडकरी के शरद पवार के साथ रिश्ते बड़े मजबूत हैं। अंदर जो पूरा सिस्टम नेटवर्क है पूरा, एक तरह से देखा जाए तो अगर जैसे कांग्रेस ने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को पूरी कमान दे दी, ऐसे में बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी को भी महाराष्ट्र की अगर मतलब पूरी कमान दे देते तो शायद ये बात सुलझ जाती। लेकिन ये कमान तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ संघ को भी चाहते हैं कि हमारे कदमों पर चले। तो कुल मिलाकर के नहीं इन क्यों, नेताओं के साथ इतनी भी बात नहीं बन रही ना। नहीं क्यों दे दे कमान? जी, यही कमान अगर वह उत्तर प्रदेश में योगी जी को दे दी होती तो ये क्या 33 पे सिमटते? यही कमान अगर इन्होंने वही उत्तर सवाल है। प्रदेश में योगी जी को दे दी होती तो क्यों क्यों सिमटते? ये नहीं देना चाहते। हम्म, और वो गर्मी अभी निकली नहीं है इनकी। ये कह रहे हैं हम रायता फैला देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। आपकी बात बहुत अच्छी है। और आज अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो इसीलिए बनेगी कि इंडिविजुअल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हुड्डा को दिया है। उसी का नतीजा होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अन्यथा अगर इस बार भी वो नहीं देते कमान उनके हाथ में और वही उनकी ग्रुपबाजी वहां चलती रहती, तो भारतीय जनता पार्टी फिर वहां पे अपनी सरकार बना लेती। मध्य प्रदेश में यही तो चल रहा है इतने दिनों से कि वहां पे कई सारे ग्रुप है कांग्रेस के, उनमें आपसी लड़ाई होती है और भाजपा की सरकार बन जाती। तो ये क्या है कि ये सेम रणनीति महाराष्ट्र में चल रही है। और महाराष्ट्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में ये आ रहा है कि 60 से 70 अगर सीटें हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है तो बहुत बड़ी बात। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है कि उनकी इतनी खराब स्थिति महाराष्ट्र में है। तो उस स्थिति को आप कैसे ठीक करेंगे? महाराष्ट्र में कमल खिलाने के चक्कर में इतना कीचड़ इन्होंने फैला दिया है कि उस कीचड़ को समेटना इनके लिए मुश्किल हो गया है। तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खबरें जिस प्रकार से आ रही हैं, ये राजस्थान, इसके हरियाणा के बाद कोशिश करेंगे कि चुनाव तुरंत झारखंड में कराएं और हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव अगर और थोड़े दिन के लिए टाल सकें तो उसको टालें। ये इनकी कोशिश रहेगी। लेकिन चाहे आज कराएं, चाहे कल कराएं, चाहे जब कराएं, महाराष्ट्र में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। वहां हालात बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने ऑपरेशन वहां पे कर दिए हैं, एक भी कामयाब नहीं हुआ है और महाराष्ट्र घायल है। अब उसको सुधारना इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान है तो संघ को नुकसान है। संघ का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। संघ के कई बड़े नेता महाराष्ट्र से आते हैं। संघ के नितिन गडकरी को संघ आगे बढ़ाना चाहता है, वो महाराष्ट्र से, नागपुर से आते हैं। संघ जिन संजय जोशी को बढ़ाना चाहता है वो नागपुर से आते हैं।
तो अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी तो ये सब संघ का भी नुकसान है और भाजपा का भी नुकसान है। तो संघ चाहता है कि एक ही तरीका है कि इनको बदला जाए। अब आप सपोज कीजिए कि अगर गडकरी को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ, तो उनके नाम पे शरद पवार भी आ सकते हैं, शिवसेना भी आ सकती है, तमिलनाडु वाले लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल। अकाली भी आ सकते हैं, नीतीश भी आ सकते हैं, नायडू भी आ सकते हैं, ममता बनर्जी भी आ सकती है, और हो सकता है राहुल गांधी ये भी कह दें कि अखिलेश तुम भी कुछ दिन के लिए चले जाओ ताकि ये हट जाए। ये भी हो सकता है। तो गडकरी के नाम पर अगर इतने और हो लोग सकता है आ राहुल सकते गांधी हैं, के कहे बगैर ही सीएम कौन अखिलेश चले पक्ष जाए खुद ले। तो मैं, और हेमंत सोरेन भी जा सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि आज इनसे हर व्यक्ति निजात चाहता है। और दूसरा ये है कि आरएसएस को समझ में आ गया है कि आरएसएस का जो अपना एक एजेंडा है, अब उसको आगे बढ़ाने की ताकत मोदी में नहीं बची है। मोदी को हर फैसले वापस लेने पड़ते हैं, मोदी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए क्या है कि वहां पे किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं चलता। आरएसएस एक संगठन है, 100 साल पुराना संगठन है, अगले साल पूरे 100 साल हो जाएंगे 2025 में। तो इतना पुराना संगठन एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रह जाएगा, उसके लिए नहीं करेगा। आप पीछे चल के अगर देखेंगे, यही संजय जोशी थे जिन्होंने अडवाणी जी का इस्तीफा मांग लिया था। जब वो पाकिस्तान होके आए थे, जिन्ना की मजार पे मत्था टेक कर उन्होंने कहा था कि जिन्ना बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो सेकुलर है। तो इन्होंने मांगा था संजय जोशी ने इस्तीफा। तो यहाँ संस्था से बड़ा कोई नहीं है। संजय जोशी की हैसियत भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन वो संघ के पदाधिकारी के रूप में, भाजपा के पदाधिकारी के रूप में आते हैं, तो वो बड़े व्यक्ति से हो जाते हैं। जी। तो यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी की संघ के साथ कोई बात नहीं बन रही है, और बात नहीं बनने की वजह से बार बार संघ के दरवाजे तक जाकर दस्तक वो जरूर दे रहे हैं, जहां पर दरवाजा बंद मिल रहा है उनको। कुल मिलाकर के यहाँ पर बदलाव तो होना तय है। बीजेपी में, संघ में जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं सामने, और नरेंद्र मोदी की उम्र का भी आगे तकाजा जो लगातार चल रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि तस्वीरें आगे बदलेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कई और चर्चाएं होंगी जो आपके साथ आगे करेंगे, क्योंकि ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।